हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ, जिसका चैप्टर 1 है समुच्चय सेट्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो उसे आज हम शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये पहली क्लास। तो यहाँ पे देखिए, हमें हमारा पहला चैप्टर है कि समुच्चय। तो समुच्चय कहते किसे हैं? सबसे पहले हमको ये जानना है कि समुच्चय होता क्या है, यानी सेट्स हम किसे कहेंगे। तो सेट्स उसे कहते हैं जो वेल डिफाइंड हो, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम कहते हैं समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बराबर एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ लिखूं बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कौन सा हमारा समुच्चय हो सकता है। क्या हफ्ते में 10 दिन होते हैं? आप इसे परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि ये जो हमारा समुच्चय ए है ये सुपरिभाषित नहीं है ना, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये समुच्चय नहीं हो सकता है ना। दूसरा हम कहेंगे कि जैसे बी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसे हम बता सकते हैं, है ना। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। वेल डिफाइंड है। ये क्या है, ये हमारा ये जो समुच्चय है हमारा ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये समुच्चय होगा, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको। तो समुच्चय हम उसे कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम समुच्चय कहेंगे। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, हमें उसमें यही बताना है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन समुच्चय है, और अगर समुच्चय है या नहीं है तो उसे हमें अपने प्रश्नों का कारण भी बताना है कि समुच्चय है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो बहुत आसान है। पहला सवाल है, देखिए पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आप क्वेश्चन को देखिए, है ना, प्रश्न को देखिए और उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि उसमें कहा क्या जा रहा है। तो जो बात कही जा रही है क्या आप उसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं, आसानी पूर्वक आप उसे बता सकते हैं? अगर आसानी पूर्वक बता सकते हैं तो क्या होगा, वो सुपरिभाषित संग्रह होगा और वही जो है समुच्चय होगा। तो पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जो जो जे अक्षर से शुरू हो, तो जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन सा हो सकता है आपका? पहले कौन सा आता है? जनवरी। तो हमारा हो जाएगा जनवरी, ठीक है। दूसरा देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक जे अक्षर से शुरू होता है हमारा जून। के बाद क्या होता है? जुलाई, ये भी जे से शुरू हो रहा है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो ये 3 महीने आते हैं जो किससे शुरू हो रहे हैं? जे से शुरू हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है ना। ये सुपरिभाषित कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या होगा, समुच्चय होगा। तो इसे लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो जो आंसर राइटिंग होती है ना, मैं इसको लिख करके बता देता हूं। आप इस तरीके से लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम को हम आसानी पूर्वक अतः यह सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला। देखिए दूसरे में देखो दिया है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आप क्वेश्चन को सोचो, प्रश्न को पढ़ो और देखो कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, क्या करना है हमें? सबसे अधिक प्रतिभाशाली
लेखकों का संग्रह बताना है। तो क्या हम उससे बता सकते हैं? 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह को हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई लेखक मेरे लिए अगर प्रतिभाशाली है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए प्रतिभाशाली ना हो सकता है ना। यानी कि सभी लेखक यानी लेखक जो है सभी के लिए, भारत का कोई एक लेखक भारत के सभी भारतवासियों के लिए प्रतिभाशाली हो, तो ये तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना। कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी कि एक लेखक हो सकता है कि आपके लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो, मेरे लिए ना हो। जो मेरा लेखक मुझे सबसे अधिक प्रतिभाशाली लगता है हो सकता है वो आपके लिए ना हो। तो ऐसे यानी कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो इसको लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे अधिक, इसकी आंसर राइटिंग होगी कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को आसानी पूर्वक नहीं बताया जा सकता या निश्चित रूप से नहीं बता सकते, अतः यह सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय यानी कि सेट्स नहीं होगा या नहीं है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखिए। तीसरा क्या है? तीसरे में देखो दिया गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो जैसे आपका दूसरा है वैसे तीसरा है। तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक को जिस तरीके से हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, उसी तरीके से हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को भी नहीं बता सकते कि कौन विश्व में 11 सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो सबके लिए अलग हो सकता है। एक बल्लेबाज अगर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है तो हो सकता है कि वो दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो। यानी कि एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ है भी तो हो सकता है कि वही बल्लेबाज दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो। जैसे विराट कोहली अगर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए MS धोनी सर्वश्रेष्ठ हो, है ना, सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ हो। तो इसलिए हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह को हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। इसलिए ये क्या है? ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो लिखने के लिए आप इसी तरीके से लिखेंगे, है ना। चीज़ों को बार बार लिखने से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एक बल्लेबाज, है ना, एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है कि वही बल्लेबाज दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो। अतः हम यह निश्चित रूप से नहीं, हम यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को निश्चित रूप से नहीं बता सकते। यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लेंगे आप? ओके सर, बिल्कुल लिख लेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले का ये चौथा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब इसको आप बता सकते हैं। सोचिए कि आपके क्लास में अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हो, है ना, 20 विद्यार्थी हो, उसमें 10 जो है वो क्या है? बालक है। तो उस 10 बालक को आप आसानी से बता देंगे। आपकी कक्षा में वही पढ़ेगा, कोई बाहर का आके नहीं पढ़ेगा, है ना। तो हम अपनी कक्षा में सभी बालकों को आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो यह जो कलेक्शन है ये कैसा है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है ना। तो कक्षा में सभी बालकों का जो संग्रह होता है वो कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। तो ये क्या होगा? ये समुच्चय होगा। ये क्या है? हमारा समुच्चय। ठीक है, ये कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है। कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है, आई होप आपको जो है अब समुच्चय आप बहुत आसानी से बता देंगे, है ना। कोई भी दिक्कत आपको समुच्चय बताने में नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम सब सीखेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न था हमारा समुच्चय है या नहीं है। उसके बाद हम समुच्चय की जो है रिप्रेजेंटेशन, है ना, समुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको भी सीखेंगे। यानी कि समुच्चय का हर पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, उसके साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट है हम उसे भी सीखते हुए चलेंगे। एक का 5वां है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या एक समुच्चय है? तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो होगा उसे हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो ये कैसा है? ये सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो 100 से कम, यानी इसको आप कैसे लिखोगे? देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक,
तो प्राकृतिक संख्या कैसे शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहाँ जाएंगे हम? 99 यानी 99 तक। तो इनको हम तो आसानी से बता सकते हैं ना। तो ये कैसा कलेक्शन है? ये सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये क्या है? ये समुच्चय है, यानी कि सेट्स। ठीक, उसी तरीके से अब देखिए छठा, यहाँ पे देखो है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ये नाम दिया गया है ना, आपको नाम दिया है कौन से लेखक? लेखक प्रेमचंद। तो इनके जितने उपन्यास हैं उन उपन्यासों को हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो यह भी हमारा क्या होगा? सुपरिभाषित संग्रह होगा, इसलिए क्या है? समुच्चय है ना। तो ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित संग्रह है, अतः क्या है? ये समुच्चय है। आंसर राइटिंग मैंने आपको पहला दूसरे में बताया था, उस तरीके से आप लिखोगे। तो इसका घर में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब उसके बाद देखिए आठवां है। आठवां क्या है? कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जितने समपूर्णांक है उनका संग्रह भी हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, है ना। पूर्णांक इससे शुरू होता है 0 से, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये भी सुपरिभाषित है ना? ये भी हमारा सुपरिभाषित संग्रह होगा, तो इसलिए क्या है? ये भी एक समुच्चय है। तो आई होप एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि ये समुच्चय है या नहीं है तो आप आसानी से बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए आठवां है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब ये जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, है ना, चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं, नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। जब हम उसे आसानी पूर्वक बता सकते हैं तो कैसा होगा? सुपरिभाषित होगा। कैसा होगा बेटा? सुपरिभाषित संग्रह होगा। सुपरिभाषित संग्रह है। तो जो सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही क्या होता है? वही तो समुच्चय होता है। तो ये क्या है? ये समुच्चय है ना, वही सेट्स होता है। अब उसके बाद देखिए नौवें में क्या है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली बात क्या है? खतरनाक जानवर। कौन से जानवर? खतरनाक जानवरों का संग्रह कर सकते हैं आप। विश्व में कितने जानवर हैं, कौन कितना खतरनाक है, क्या हम उसे निश्चित रूप से बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। और बात यह भी है कि अगर यहीं पे आप अपने आसपास देख लो, कोई एक जानवर अगर किसी एक आदमी के लिए खतरनाक है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए खतरनाक ना हो। तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे सांप है तो सांप जो है हमारे लिए क्या है? खतरनाक है ना, हम उससे डर करके भागेंगे। लेकिन सांप पकड़ने वालों के लिए वो खतरनाक नहीं, वो उसे क्या करते हैं? आसानी से पकड़ लेते हैं। तो एक जानवर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है, लेकिन वही जानवर दूसरे के लिए खतरनाक नहीं हो सकता। इसलिए हम निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के संग्रह को नहीं बता सकते। इसलिए यह क्या है? ये सुपरिभाषित नहीं है और समुच्चय नहीं है। तो ये क्या होगा? ये हमारा ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका अध्याय जो है क्लास 11 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें यहाँ पे देखो दिया है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो हम ये जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन, ये ग्रीक भाषा है, और ये खींच करके ऐसे बना दे, ये हो जाता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। ये रिप्रेजेंट करता है कि समुच्चय को वो मेंबर है या नहीं है, यानी कि जो हमें समुच्चय दिया गया है उसका एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट है, यानी कि उस समुच्चय का अगर एलिमेंट है, मेंबर है, अवयव है, तब वहां पे वो हम क्या लगाएंगे कि एप्सिलॉन। और अगर उस समुच्चय का मेंबर नहीं है, वो कोई एलिमेंट उसका नहीं है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक समुच्चय ए है ना, तो समुच्चय को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी इस तरीके से। और यहाँ देखो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, और हर इसका मेंबर को, इसके हर मेंबर को क्या किया गया है? कॉमा से अलग किया गया है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है?
है ना, समुच्चय निर्माण की कौन सी विधि है? ये रोस्टर विधि है ना। समुच्चय निर्माण में रोस्टर विधि है, दो विधि होती है, रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि, है ना, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की। तो ये हमारी रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि में हम किसी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरा, उसके मेंबर को हम कामा के द्वारा अलग करते हैं, लिखते हैं, जब कई मेंबर हो। तीसरी चीज, अगर कोई वर्ड हो, है ना, और उस वर्ड को हमें, वर्ड में जो अक्षर आए हैं उनको रिप्रेजेंट करना हो समुच्चय में रोस्टर विधि द्वारा, तो हम उसके अक्षर को कामा से अलग करते हुए लिखेंगे। लेकिन अगर वर्ड में दो अक्षर एक साथ आए हैं तो हम एक अक्षर को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे ना, एक को लिखेंगे। वो सब चीज आगे आएंगी तो मैं वहां आपको बताऊंगा। तो अब हमारे पास एक समुच्चय है जिसके मेंबर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपको कुछ दे दिया गया है ना, क्वेश्चन बना करके हमें ये बताना है कि ये इसका मेंबर है या नहीं है। तो पहला देखो यहाँ पर 5 है ना, 5 है और डॉट डॉट ए लगा है। ये हमें बताना है कि 5 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारे पास समुच्चय ए है इसमें यहाँ पे 5 है ना, यानी कि 5 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है, उसका मेंबर है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो हम भर देंगे कि एप्सिलॉन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, यहाँ पे देखो 8 दिया है, तो 8 तो है नहीं समुच्चय ए में, इसका रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, 8 है नहीं, है ना, 8 इसका एलिमेंट है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, ठीक, बहुत आसान है ना। अब उसी तरीके से देखो थर्ड में दिया है कि 0, तो 0 भी नहीं है ना, 0 भी ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से देखो यहाँ 4 है, तो 4 है ना, 4 जो है ए का मेंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक। उसके बाद देखिए 2 भी जो है ए का मेंबर है, तो यहाँ पे भी हम भर देंगे कि एप्सिलॉन। 10 जो है ए का मेंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत आसान था दूसरा वाला, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पे देखो समुच्चय दिया गया है, इसे हमें क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो समुच्चय को लिखने की या समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधि होती है, एक रोस्टर विधि होती है और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। तो ये जो विधि आपको दी गई है, ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। हमें लिखना है किसमें? रोस्टर विधि में, है ना। तो दोनों विधि हम यहाँ पर सीखेंगे। तो रोस्टर विधि में दिया रहता है उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होता है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया रहेगा तो उसे हमें रोस्टर विधि में लिखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है ए बराबर, है ना, एक समुच्चय है ए बराबर एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और -3, यानी एक्स जो है वो -3 से क्या है? बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सबसे पहले उसे प्रश्न को ऑब्जर्व करना सीखो, प्रश्न को ऑब्जर्व करो, उसमें ढूंढो फैक्ट क्या है, जो फैक्ट दिया रहेगा उसी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, है ना, सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखिए इसे हम रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमने लिखा ए बराबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें पढ़ने पे क्या है कि एक पूर्णांक है, पूर्णांक हम जानते हैं, है ना, कौन सा होता है, और उसमें पूर्णांक किसे कहते हैं ये आपको पता होगा कि पूर्णांक 0 भी है ना, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसमें क्या है कि -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या आएगा? -2 -1, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो फिर आएगा 0 और 7 से छोटा है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक। ये हमारा कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए बी है, बी में दिया कि x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो b बराबर, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। ये हमारा कौन सा रूप आ गया? रोस्टर रूप आ गया। उसके बाद देखिए सी, x 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, यानी कि ये जो हमारा समुच्चय है सी है, इसमें x क्या है कि एक 2 अंक की संख्या है और उसके अंकों का योगफल कितना है? 8 है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से, ठीक है। अब 10 के अंक को हम जोड़े तो कौन है? 1 और 0, कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से 11 में 2 अंक है, 1 धन 1 बराबर कितना आ गया? 2। 12 में 2 अंक है तो कितना हो गया? 1 धन 2 बराबर कितना आ गया? 3। तो इसी तरीके से हमें कौन सी उन संख्या को लेना है कि जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, है ना। तो 10 से शुरू करो, 10 11 12 13 14 15, 15 में 5 1 6 हो जाएगा, 16 में 6 1 7 आ जाएगा, 17 में 7 और 1 8, यानी कि 17 हो गई। तो इसमें 7 और 8 को हम जोड़ेंगे, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना इसका योग आएगा? 8 आएगा। 18 का तो 9 आ जाता है, तो छोड़ दो। अब 20 से चलो, 20 में 2 और 0 को जोड़ोगे 2 आएगा, 21 में 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा, 22 में 2 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 4, 23 में 2 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5, तो 26, है ना, 26 आएगी। 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 8। इसी तरीके से अब आगे चलिए 30 में, है ना, 30 में 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना? 3। 31 में 3 1 4, 32 में 3 2 5, 33 में 3 3 6 हो जाएगा, और 34 में 4 3 7 हो जाएगा, 35 में 5 3 8 होगा। तो अगला संख्या जो आएगी कौन आ जाएगी? 35, है ना। फिर 36
36 में 6 3 9 हो जाता है। फिर हम चले 40, 4 0 1 41, 4 1 5 42, 4 2 6 43, 4 3 7 44, 4 4 8 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमें मिल रही है 44, है ना। फिर 45 में 5 4 9 हो जाता है। तो उसके बाद हम आगे जाएं 50, 51, 52, 5 2 7, 53 में 5 3 8, है ना। अगला नंबर आता है 53। फिर उसके बाद जाए 60 पे, है ना, क्योंकि 54 पे 5 4 9 हो जाएगा, बढ़ती जाएगी नंबर। हमें कहाँ लेना है, अंकों का योगफल 8 ही लेना है। अब देखिए 61, 62, 6 2 8। उसके बाद 70 में 7 और 0 7, 71 में 7 1 8 हो जाएगा। एक संख्या हमारी 71 आ जाएगी। उसके बाद देखो कहाँ पहुंचेंगे हम, 80, 8 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 80 के बाद 81 में 8 1 9 हो जाएगा, है ना। फिर 90 में तो 9 और 0 9, यानी कि 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, यही जो है हमारी संख्या होगी। यही हमारा रोस्टर रूप होगा इस समुच्चय का, ठीक। अब उसके बाद देखिए डी है, यहाँ पे देखो चौथा है ना। इसमें क्या दिया कि यक्स यक्स, है ना, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या लेना है और 60 की भाजक लेना है, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 को भाज, वैसे 60 की तो भाजक बहुत सी संख्या होंगी, लेकिन हमें कौन सी लेना है, अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, जो खुद की संख्या से कटे और एक से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर देखो 60 का हम निकाल लेते हैं भाजक। कौन से, देखो 60 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 3 दूना 6, 3 भी काटता है ना। ये 4 दूनी 4 कन्नम 4 और 4 पच्चे 20, यानी कि 4 भी काटेगा, 5 भी काट देगा, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए तो कौन सा आ जाएगा, देखो 12 ये भी काट देगा, 15 चौक 60 ये भी कटेगा, है ना, और 20 तिहाई 60 ये भी कटेगा, ठीक है। और 3 दूना 6, 20 तिहाई 60 और 2 30 दूना 60 ये भी काट देगा, है ना। फिर उसके बाद 60 तो काटेगा, ठीक। इतनी संख्या काट रही है 60 की। ये कौन से है, भाज्य गुणनखंड है। अब इसमें हमें कौन सी संख्या निकालना है, अभाज्य। तो इसमें अभाज्य संख्या जो अपने नंबर से कटे और 1 से कटे, तो 2 हो गई। और कौन सी हो जाती है बेटा, 3 हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। बाकी कोई अभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर हम 12 को देखेंगे तो 12 का 1 से भी कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी और 12 से कटेगी। तो 1 और 12 के अलावा भी इतने नंबरों से कट रही है, इसलिए कौन सी संख्या है, ये भाज्य। हमें लेना है कौन, अभाज्य। जैसे हमने 2 लिया तो 2 किससे कट रही है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, अभाज्य। 3 लिया, 3 1 से और 3 से कट रही है, अभाज्य। 5 लिया, 5 1 से और 5 से कट रही है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य है ना। तो हमें कौन से लेना, अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की क्या है, भाजक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसे हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा है, डी। समुच्चय हमारा है क्या है, डी, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 3 और 5, ये हमारा रोस्टर रूप आ जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 3 का पांचवा देखिए, एक समुच्चय ई बराबर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह। इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। समुच्चय निर्माण, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की रोस्टर विधि में हम देखिए ई, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अक्षर ले लेते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षर को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कामा से उसको अलग करेंगे, लेकिन कोई अक्षर अगर रिपीट कर रहा है तो वो एक ही बार लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दे, 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिख दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो रिपीट भले कर रहा है उसमें, लेकिन हम उसको एक ही अक्षर लिखेंगे। तो पहला इसमें क्या है, देखो टी, दूसरा है आर, तीसरा है आई, ठीक है। उसके बाद देखो जी है, फिर देखो ओ है, फिर एन है ना। उसके बाद देखिए फिर ओ आ रहा है ना, तो ओ एक बार हो चुका है तो हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आया देखो एम, फिर ई आया, है ना। ई हुआ है, नहीं हुआ है तो ई को हम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो टी है, टी तो हो चुका है ना, इसको छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद आर है, आर भी हमने लिख दिया, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद वाई है, ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए छठा है कि बी बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। अब यहाँ पे देखिए एफ, समुच्चय एफ। अब बेटर में देखिए कौन सा अक्षर है, पहला बी, इसको लिया, उसके बाद ई है, फिर उसके बाद टी, ठीक है। अब टी 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ देखो ई आ रहा है तो ई हो चुका है हमारा, लिख चुके, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आर। तो ये हमारा हो गया रोस्टर विधि से समुच्चय को रिप्रेजेंट करना। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने चैप्टर 1 क्लास 11 की मैथमेटिक्स की, जिसका चैप्टर 1 था सेट्स, समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें
और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।